हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आई होप आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर मतलब एनसीईआरटी का चैप्टर 8 समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी का चैप्टर 9, दैट इज आवर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आखिर हमने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ ली, पर उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, उस समय क्या फ़ायदे हैं। अगर आपको कुछ बातें याद हो तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम टावर वगैरह की हाइट मेजर कर सकते हैं। सिर्फ एंगल का मदद लेके हम डिस्टेंस वगैरह को मेजर कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे अब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। सो आप लोग एक्साइटेड हो जाओ, ताकि एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर। सॉरी गाइस। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले में दो चीज़ों की नॉलेज होनी जरूरी है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जरा गौर से इस चीज को समझेंगे। ठीक है, ये मान लो एक इंसान है, इस इंसान को किसी ऊपर की चीज देखनी है। यहाँ पे कोई एक चिड़िया उड़ रही है, यहाँ पे कोई एक फ्लैग लगा है, कुछ भी है। मतलब अगर इंसान सर उठा के ऊपर देखे तो इसके आंख की जो लाइन ऑफ साइट होती है, दिस इज लाइन ऑफ साइट। मतलब ऊपर देख रहा है तो इस लाइन के अलोंग ये देख रहा है किसी चीज को। तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल इसने उठाया, नजरों को जितने एंगल पे उठाया इसने, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर किसी रीजन से नीचे देख रहा है, अगर किसी रीजन से नीचे देख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल नीचे बनाया इसने, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या इतनी बात क्लियर है। देखो, इसको बाद में बता दे, पहले देखो। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक की पेज की कटिंग है हमारे पास। ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो एक पतंग उड़ रहा है आकाश में। ठीक है, तो आप क्या करते हो, ध्यान से देखते हो पतंग को। हाँ, देख रहे हो, ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये जो आपकी है ना, ये लाइन ऑफ साइट है। बिल्कुल आंखों की रेखा जो जा रही है, लाइन ऑफ साइट है आपकी। तो हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल पे आपकी लाइन ऑफ साइट है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये आपका जो लाइन ऑफ मतलब आंखें जहां जिस लेवल पे है, उस लेवल पे हॉरिजॉन्टल लेवल माना जाएगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल से जो लाइन ऑफ साइट है जितने एंगल पे बनी, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब मान लो आप छत पर हो और नीचे किसी कोई फुटबॉल है नीचे पड़ी हुई, और आप फुटबॉल को देख रहे हो। ठीक है, तो आपकी लाइन ऑफ साइट इस वक्त ये रही। तो हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल नीचे आपने देखा, दैट इज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो। मैंने डेफिनेशन ऑफिनेशन नहीं बताया, क्योंकि मैथ्स में डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक ट्रिक है याद करने की, कि सर एलिवेशन कब समझ में आएगा, डिप्रेशन, दोनों तो एक ही जैसे नाम लग रहे, बस थोड़ी सी फर्क है। तो एक बात सोचो, कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, किसी इंसान को डिप्रेशन हो रहा होता है, तो क्या दिखता है, सीना चौड़ा करके चलता है, या बेचारा मुंह लटका के नीचे घूम रहा होता है ऐसे सिर नीचे करके, हाँ या ना। मतलब डिप्रेशन जब भी होता है लोगों को, लोग हमेशा नीचे की ओर देख रहे होते हैं, कभी सिर उठा के नहीं देखते इधर उधर। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरीके से आप याद कर सकते हो ट्रिक को, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन में इंसान क्या करता है, नीचे देखता है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन में आप नीचे देखोगे। ठीक है, और एलिवेशन जब इंसान ऊंचाइयों पे जा रहा होता है, उस जो एलिवेट हो रहा होता है, तो ऊपर देखता है। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या ये ट्रिक आपको समझ में आई अच्छे से। अच्छा जी। अब पूरी हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में, ठीक है, पूरी इस चैप्टर में हम कुछ कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे होंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं थोड़े आपको कॉन्सेप्ट पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने खुद से बनाए हुए कॉन्सेप्ट है, कहीं लिखे तो नहीं है कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये मैंने खुद से अपने, मैं अब जब भी लोगों को पढ़ाता हूँ तो इस तरीके से पढ़ाता हूँ, तो आपको भी अच्छे समझ में आएगा इस तरीके से। जब मान लो हाइट दे रखा हो किसी टावर की, ठीक है, हाइट आपको कुछ दे रखी हो, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो इस पॉइंट पे, तो यहाँ से आप देख रहे हो, तो ये हाइट आपको पता है किसी चीज़ की। ठीक है, आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो आपको अगर पूछा जाए कि ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालनी है, मतलब इसी तरीके कुछ क्वेश्चन की वैरायटी होती है, और इन्हीं में से कुछ वैरायटीज आपको रिपीट हो रही हो दिखेंगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप एक चीज देख सकते हो कि आप यहाँ पे खड़े हो और आपको किसी ऊंचाई की चीजें देखनी है, आपको हाइट पता है, आपको ये डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो ये हमारा रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हमारा बेस। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है ना, यस और नो, यस और नो। अच्छा जी, तो देखो ये रहा आपका परपेंडिकुलर, ये रहा आपका बेस, और ये रहा एंगल। तो आप एक चीज सोच सकते हो कि परपेंडिकुलर और बेस को कौन सा रिलेशन मैच करती है, टेन और कॉट। भाई कॉट सेक और कॉसेक इस चैप्टर में बात ही नहीं करेंगे बिल्कुल हम। क्या बात करेंगे, साइन कॉस और टेन बस। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको टेन थीटा यूज होने वाला है। एक चीज याद रखो, टेन हम कब यूज करेंगे, जब परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमें टेन थीटा देता है। हमें अब परपेंडिकुलर पता है, बेस चाहिए, तो ये रिलेशन कौन देगा हमें, दैट इज टेन थीटा। ओके,
अच्छा, तो हमें परपेंडिकुलर पता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी विच इज इक्वल टू tan थीटा। यस और नो? यस और नो? हाँ जी, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है? 50 मीटर। बी सी की वैल्यू नहीं पता। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दिया हमने, बस काम खत्म, आंसर आ गया लो आपका। तो 50 मीटर आपने रखना, tan 45 डिग्री 1 होता है, आपका यहाँ से बी सी आ गया 50 मीटर। सर इतना सिंपल था ये? इतना आसान चैप्टर है? हाँ भाई, इतना ही आसान है वाकई में। वाकई में जब आप पूरी चैप्टर सॉल्व कर लो तब कहोगे इसमें तो मैम कुछ कर ही नहीं रहे, बस साइन कॉस या tan का यूज कर रहे हैं और बाकी रेशियो प्रोपोर्शनलिटी खेल रहे हैं और कुछ नहीं। इस पूरे चैप्टर में बस यही होना है, पूरे चैप्टर में ही होना है। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है? जब हमें हाइट और बेस के टर्म्स में चीजें चाहिए हो, अगर हमें हाइट दे रखा हो बेस चाहिए, या बेस दे रखा हो हाइट चाहिए, तो हम tan थीटा का यूज कर रहे होते हैं। बिल्कुल सिंपल, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। यस और नो? अच्छा, इसमें ये भी कर सकते हैं हम, एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे हाइट दे रखा हो, बेस दे रखा हो, हमें एंगल फाइंड करने को बोल दे तो ये भी हम कर सकते हैं। तो मतलब इन तीनों चीजों में, हाइट, बेस एंड थीटा, इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज हमें अननोन हो और दो चीजें नोन हो, तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं? यस और नो? क्या इतनी बात क्लियर है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या इतनी बात क्लियर है? यस और नो? अच्छा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखो। जब हमें हाइट पता हो और एंगल ऑफ एलिवेशन पता हो और हमें हाइपोटेन्यूज पता करनी है। अब देखो, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, एंगल पता है मतलब थीटा पता है, हमें हाइपोटेनियस चाहिए। हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच रिलेशन चाहिए। अब आपके दिमाग में तुरंत ये बात चमकनी चाहिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन हमें कौन देता है? दैट इज नथिंग बट साइन थीटा। दैट इज नथिंग बट साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा इज द एंगल which is formed in front of this perpendicular. Okay, perpendicular किसका होता है? थीटा के सामने वाली जो साइड है that is perpendicular, और थीटा के एडजेसेंट जो साइड है which is longest side that is your hypotenuse of this triangle. Okay, अच्छा, तो ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 50 रख दी हमने। ए सी की वैल्यू में फाइंड करनी थी, ए सी दे दिया हमने। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, 30 डिग्री, तो क्या बोल सकता है? 50 अपॉन ए सी इक्वल टू साइन 30 डिग्री इज 1/2। अब तक तो यार वैल्यूज याद होनी चाहिए, हो जानी चाहिए ना। अब तो मत भूलना यार वैल्यूज की, नहीं सर मुझे साइन थीटा के साइन 30 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, तब तो भैया काम खत्म इस चैप्टर में। लेकिन टेंशन मत लो, सब काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, क्लियर है बात? तो देखो, 50 अपॉन ए सी इक्वल टू 1/2, मतलब ए सी इक्वल टू 50 इंटू दैट इज 100 मीटर, काम खत्म। अब एक चीज देखो, आपको हमेशा ऐसा ही ना दे नहीं दे रखा है, हो सकता है आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और थीटा, ये तीन चीजें हमारे पास, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड थीटा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इनमें से कोई एक चीज अननोन हो इन तीनों में से और दो चीजें नोन हो, तो क्या मैं उसे फाइंड कर सकता हूँ? अगर हो सकता है ऐसा कि हमें परपेंडिकुलर भी दे रखा हो, हमें हाइपोटेनियस भी दे रखा हो, हमें थीटा पूछ दे, क्या मैं थीटा निकाल सकता हूँ? यस और नो? यस और नो? हाँ जी। तो बस यही खेल है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में भैया, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। ओके, थर्ड कॉन्सेप्ट देखो, बिल्कुल आसान सा। अब हमें देखो, बेस डिस्टेंस फ्रॉम बेस ऑफ द पोल इज नोन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज नोन, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। बिल्कुल फर्स्ट केस का ही सिमिलर है। हमें क्या करा, ये बेस दे रखा है हमें बेसिकली, आप यहाँ पे खड़े हो और किसी पोल के ऊपर आप देख रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है, आपसे बोल रहा है कि आप यहाँ से बेस ऑफ द पोल जो है, ये आपका जो बेस है पोल का, यहाँ से आपकी डिस्टेंस पता है आपको। सीधी सी बात है, अगर किसी हाइट को देख रहे हो, आपको हाइट मेजर करनी है, किसी खंबे की आपको हाइट मेजर करनी है, तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, किसी रीजन से आप क्या करो कि ऊपर रस्सी फेंक दो, रस्सी को ग्राउंड से बांध दो, जितना एंगल बना रहे आप मेजर कर लो उसे। ठीक है, और आप उस पॉइंट से इसके बेस तक का डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो। यस और नो? हाँ, कर सकते हैं मेजर। तो क्या बोल सकता हूँ, आपको हाइट पता चल जाएगी। ठीक है, हाइट आपको पता चल जाएगी। इस तरीके से कैसे पता चलेगी? हमें परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ने वाला कौन सा रिलेशन है? दैट इज नथिंग बट tan थीटा। यहाँ पे अननोन क्या है? हमें पास हाइट है, तो हमने हाइट को अननोन रखा, बेस हमारे पास 50 था, दैट इज और इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इज नथिंग बट 1, तो ए बी इक्वल टू 50 मीटर। अब आप एक चीज सोचो कि tan 45 डिग्री हमारे पास 1 होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, tan 45 डिग्री हमारे पास 1 होता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 1। यस और नो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1, तो मतलब परपेंडिकुलर जो है हमारा बेस के बराबर होगा। ऐसा कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो। तो एक बहुत ही काम का रिजल्ट, आप ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, कि परपेंडिकुलर इक्वल्स टू आपका बेस होने वाला है जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो रहा हो।
क्या मेरी बात क्लियर है? जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो तो परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस होना है। बिल्कुल ये बात रट लो, रट लो ये बात, बिल्कुल। और इस तरह के ट्रायंगल को क्या नाम देते हैं जरा बताना यार, मैं चेक करूँ आपकी ज्योमेट्रिक नॉलेज कितनी है। दिस इज नथिंग बट आइसोस्केलस राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। आई होप ये बात पता होगा आपको, अगर 9th में ढंग से ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी तो। वैसे मैंने सुना है यार ज्योमेट्री बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, आप लोगों ने ऐसा सुना है क्या? कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा ना जब, टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। और जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा ना, मैं अपनी बात बता दूं, तो मैं अपने क्लास में, मेरे क्लास में किसी को ज्योमेट्री उतनी अच्छे से नहीं आती थी, पर मुझे लगता है कि मेरी मास्टरी थी ज्योमेट्री में, बिल्कुल मास्टरी। मास्टरी जो बोलते हैं ना, बिल्कुल तगड़ा वाला ज्योमेट्री, पता नहीं मैंने कितने बुक लगा रखे थे ज्योमेट्री के लिए, ठीक है। इसलिए आप डरो मत, आपके जो मेंटर है, जो आपको पढ़ा रहे हैं, उन्हें बहुत नॉलेज है, इस बात को आप मान लो। और जब मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से ना, तो आप देखना कितने लेवल तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो क्या मेरी बात क्लियर है? ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रहा यार, खुद की तारीफ नहीं कर रहा, बस आपको भरोसा दिला रहा कि हाँ, जो बंदा आपको पढ़ा रहा है ना, कोई लोकल बंदा नहीं है, उसे पढ़ाना आता है ढंग से, ठीक है। अगर आपने भी ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि हाँ, पढ़ाना तो आता है इस बंदे को, ठीक है। सो कुछ नहीं, बस जुड़े रहे आप हमारे साथ, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजें मिलेंगी यार, ठीक है। अभी तक तो आपने कॉन्सेप्ट बता दिया सर, कुछ क्वेश्चन भी करके दिखाओ, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़े एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के। पहले मैं एग्जाम्पल थोड़े करा देता हूँ आपको, ठीक है। आप लोग बोलोगे सर एग्जाम्पल का क्या है, वो तो कोई भी 10 10 से छाप के करा सकता है। अरे भैया टेंशन मत लो, एक्सरसाइज भी कराऊंगा, एक्सरसाइज भी कराऊंगा। मैंने स्टार्टिंग में आर डी शर्मा की वीडियो डालनी स्टार्ट करी थी, और आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं करा ढंग का, रिस्पॉन्स ही नहीं करा, फिर मैं क्यों कराऊं यार। अगर आप लोग आज रेडी हो जाओ ना कि सर आर डी शर्मा पढ़ाओ, मैं बता रहा आज आर डी शर्मा की पूरी एक्सरसाइज करा दूंगा, पूरी बुक पढ़ा दूंगा आर डी शर्मा, बस आप लोग रेडी तो हो। तो ये मत सोचना कि हाँ एग्जाम्पल लेके आ जाते हैं छाप देते हैं, अरे भैया अच्छे से अच्छे बुक सॉल्व कर सकते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। टेंशन मत लो इस बात की। अगर आप लोग आज रिस्पॉन्स करने लग जाओ ना कि हाँ सर मुझे आर डी शर्मा की क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं आपके लिए आर डी शर्मा का वीडियो स्टार्ट कर दूंगा पक्का। आप रिस्पॉन्स करो, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। पर उसके लिए मुझे रिस्पॉन्स चाहिए आपका, क्योंकि भाई आर डी शर्मा बहुत लंबी बुक है, उसको सॉल्व करने में मुझे भी अच्छा खासा टाइम इनपुट देना पड़ेगा, बहुत बड़ी बुक है। अगर आपने देखी हो तो बहुत मोटी सी बुक है वो, तो उसके लिए मुझे भी टाइम लगेगा अच्छा खासा, पर मैं दे दूंगा टाइम, टाइम के लिए मुझे पास कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, ज्यादा फालतू की बातें नहीं है। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है, हमें दे रखा है कि टावर जो है ग्राउंड पे वर्टिकली, थोड़ा ना फिगर में खुद से ड्रॉ करता हूँ साइड में, ठीक है। एक टावर है कुछ इस तरीके से ग्राउंड पे खड़ा है, अरे यार ढंग से खींच नहीं रहा यार, गाइस थोड़ी दिन मैनेज कर लो, ठीक है, बहुत जल्दी मैं इसका सेटअप कर लूंगा जुगाड़, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट आपका ये रहा, ठीक है, which is 15 meter away from the foot of the tower, which is 15 meter away from the foot of the tower, this is your foot of the tower, यहां से 15 मीटर अवे, मतलब ये वाली जो आपकी डिस्टेंस है, दिस इज नथिंग बट 15 मीटर, दिस इज नथिंग बट 15 मीटर, ओके। क्या इतनी बात क्लियर है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एलिवेशन में कहां देखते हैं? ऊपर, एलिवेशन में कहां देखते हैं? ऊपर, ऐसे कुछ देखा, दिस एंगल मेड इज टॉप ऑफ द टावर पे देखा, ये चीज ध्यान रखना है, हमने टॉप पे देखा, बिल्कुल ठीक है। ये एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, क्या ये बिल्कुल सिमिलर केस नहीं है, हमें हाइट फाइंड करनी है, ये वाली हमें हाइट फाइंड करनी है। क्या ये कॉन्सेप्ट 1 जैसा नहीं, कॉन्सेप्ट 3 जैसा सिमिलर केस नहीं है? यस और नो बताओ मुझे। कॉन्सेप्ट 3 में हमने क्या देखा था? हमें बेस की वैल्यू दे रखी थी, बेस की वैल्यू में दे रखी थी, हाइट पूछ रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था। यहाँ भी देखो, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? यस और नो? हाँ। क्या हमें बेस की वैल्यू दे रखी है? हाँ। क्या हमें हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है? हाँ। क्या हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है? हाँ। क्या मैं tan थीटा लगा सकता हूँ? हाँ। क्या मैं हाइट अपॉन मतलब h अपॉन 15 को tan 60 डिग्री लिख सकता हूँ? हाँ। क्या मैं h अपॉन 15 को tan 60 डिग्री वाली √3 लिख सकता हूँ? हाँ। तो क्या h की वैल्यू 15 √3 आ रही है? हाँ। अगर जो बंदा तेज दिमाग का होगा ना, वो यहीं पे समझ गया होगा आंसर की वैल्यू 15 √3 आनी है, काम खत्म। लो देख लो, ओरली सॉल्व हो गया भैया क्वेश्चन, ओरली, ओरली बिल्कुल देख लो, ठीक है। अब तो मत बोलना यार कि देख के सॉल्व कराया।
चलो कोई नहीं, ठीक है, भरोसा रखो मेरे पे, टेंशन ना लो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ओरली सॉल्व होगा, देखो कैसे करते हैं आप। मेथड कुछ होते हैं, प्रोसीजर जो कि लिखने होते हैं एग्जाम्स में, ताकि एग्जामिनर आपको थोड़ा अच्छा समझे, लगे कि हाँ इस बंदे को थोड़ी ज्ञान है, थोड़ी ज्ञान की बातें बता रहे हैं हमें पेपर में। लेट द टावर इज ए बी अज्यूम कर लिया, ठीक है। देयर इज अ पॉइंट सी विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। आप किसी और लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हो, बस एग्जामिनर को आपको एक्सप्लेन करना है कि हाँ भैया जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सी पॉइंट है कोई जो कि बी से 15 मीटर अवे है, 15 मीटर अवे हो गया आपका, तो हम बोल सकते हैं कि बी सी इक्वल टू 15 मीटर। हाँ भैया, सिंपल सी बात है। क्या मैं एंगल ऑफ एलिवेशन ए सी बी, दिस इज ए सी बी, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बोल सकता हूँ? यस और नो, यस और नो, यस और नो। हाँ ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? हाइट, दैट इज ए बी, हाइट इज ए बी। देख लो भैया, वही करा हमने, इन ट्रायंगल ए बी सी, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस इज 15 मीटर रख दिया हमने। ए बी की वैल्यू 15 इंटू रूट थ्री, दैट इज 15 रूट थ्री मीटर। आप चाहो तो रूट थ्री की वैल्यू 1.732 रख सकते हो, मर्जी हो तो रख लो, नहीं मर्जी मत रखो। आंसर आ गया, आपका काम खत्म। क्या मेरे को इस क्वेश्चन के आंसर देखने के बाद आप मेरे को कमेंट में बताओ, क्या ये क्वेश्चन इजी था या डिफिकल्ट था या कुछ नहीं था? कुछ था ही नहीं, बिल्कुल इजी भी बोलना है इसके लिए बेवकूफी की बात है, ठीक है। कमेंट में बताओ ये सब चीजें यार, इन्हीं सब चीज़ों से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आप लोगों को तो मोटिवेट करने वाले बहुत लोग हैं, पर हमें वीडियोस के लिए थोड़ी मोटिवेशन मिलनी चाहिए। तो बस मोटिवेशन के लिए कुछ नहीं, आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए, आपका रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो भैया दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, करिए इसको सॉल्व। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। यहाँ से हमें इस लाइन से हमें क्या जानकारी मिली कि एक पोल है जिसकी हाइट 5 मीटर है। ऐसे कुछ पोल है आपका जिसकी हाइट 5 मीटर है। अच्छा जी। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। अच्छा, मतलब 1.3 मीटर नीचे आना, मतलब 5 मीटर का तो पोल है, 5 मीटर से 1.3 मीटर नीचे आपको यहाँ पे कोई काम करना है, ठीक है। अगर ये 1.3 है, अगर ये 1.3 है, तो क्या मैं इसे 5 माइनस 1.3 बोल सकता हूँ इतनी हाइट को? दिस इज 3.7। यार थोड़ी हैंड राइटिंग को इग्नोर करना, थोड़ी प्रॉब्लम है इसके लिए, ठीक है। अच्छा, क्या मैं इसे 3.7 बोल सकता हूँ? यस और नो? दैट इज 5 माइनस 1.3 इज 3.7। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, what should be the length of the ladder that she should use, ठीक है, which when inclined at 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। हमने क्या करा कि एक लैडर ऐसे लगाया that is inclined on 60 डिग्री, ये कुछ ऐसा 60 डिग्री पे inclined है, ठीक है। ऐसा 60 डिग्री पे inclined है, ये पूछ रहा है हमें कि लेंथ ऑफ लैडर क्या होगा, ऐसे ऐसे ये लेंथ पूछ रहा है लैडर का, एल। ये लेंथ ऑफ लैडर क्या होगा ताकि इतना पहुंच जाए। अब क्या मुझे एक बात पता है, हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, दैट इज 3.7। परपेंडिकुलर 5 मत बोल देना भाई, क्योंकि काम हमें 1.3 मीटर नीचे करना है खंबे पे चढ़ के, ठीक है। हमें काम करना है 1.3 मीटर नीचे, ठीक है। तो क्या मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है? हाँ भाई। क्या मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन पता है? हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन ही तो, और कुछ नहीं है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्या मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए? हाँ जी चाहिए। तो क्या मैं साइन थीटा का यूज कर सकता हूँ? साइन 60 डिग्री विच इज इक्वल टू नथिंग बट 3.7 upon nothing but higher length of ladder, okay। sin 60 degree is nothing but रूट अंडर 3/2। आप इसको सॉल्व कर दोगे, एल की वैल्यू आपके पास निकल के आ जानी है। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज और पूछ रहा है, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। मतलब पूछ रहा है कि पोल के फुट से, ये आप करा पोल का फुट, इससे कितने दूर उसे लैडर का फुट प्लेस करना पड़ेगा। क्या मतलब सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास, कि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, हमें बेस की वैल्यू पूछ रही है, यस और नो। हमें बेस का वैल्यू पूछ रहा है। अरे भैया, परपेंडिकुलर पता है, बेस पूछ रहा है, थीटा पता है, क्या ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाला केस नहीं है? यस और नो बताओ मुझे, क्या ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाला केस नहीं है? हाँ भैया फर्स्ट वाला ही है। तो ठीक है, बस परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू क्या होता है?
tan थीटा, थीटा इज नथिंग बट 60 डिग्री। अच्छा जी, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, और कुछ नहीं। परपेंडिकुलर पता है, tan थीटा थीटा पता है, मतलब tan थीटा पता है, तो मैं बेस की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, काम खत्म। आ जाओ, देख लो, ये सब फालतू की बातें हैं, बस थोड़ी होती है ना इंप्रेशन बनाने के लिए, ठीक है, बस इंप्रेशन बनाना है एग्जामिनर के सामने। देखो, ये रहा आपका एसी पूरा टावर था, पूरा पोल था आपका। यहाँ से 1.3 मीटर नीचे जाके बी पॉइंट पर हमें एक लड़की है, मतलब हमें नहीं, एक लड़की है, एक वर्कर है, एक इलेक्ट्रिशियन वर्कर है, जिसे इस खंभे पे जाके काम करना है। कुछ हो सकता है वायरिंग में कुछ फॉल्ट आ रखा हो या कुछ चीजें चेंज करनी, हमें उससे मतलब नहीं है क्या करना है। हमने क्या करा, मतलब लड़की ने क्या करा, सीढ़ी लगाई, लैडर को लगाया, लैडर को कुछ डिस्टेंस पे रखा, दैट इज सीढ़ी डिस्टेंस, ठीक है। और पूछ रहा है 60 डिग्री पे ही रखा, 60 डिग्री पे ही रखा, उसकी मर्जी है 60 डिग्री पे रखा, चाहती तो 30 डिग्री रख सकती थी, लेकिन उसके लिए फिर लंबे लेंथ की लैडर चाहिए होती थी, 60 डिग्री रख दिया उसने, ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें चढ़ दिया आराम से, चढ़ रही है, हाँ ठीक है। क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ द लैडर क्या है एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर, दिस इज फुट ऑफ लैडर डी, एंड डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ फुट, मतलब फुट ऑफ पोल, फुट ऑफ पोल इज सी, मतलब सी डी डिस्टेंस फाइंड करनी, दो चीजें फाइंड करनी, सी डी और ए बी। क्या मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, दैट इज नथिंग बट 3.7। यू हैव टू see only this right angled triangle, you not have to see this whole pole, because this whole pole is 5 meter long, but this right angled triangle has the perpendicular length of 3.7 meter, so you have to find the value of hypotenuse and you also have to find the value of base। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये सब देखो फालतू की बातें, देख लो, लेट AC with a pole of height 5 मीटर, AC equal to 5 मीटर, B is the point of, मतलब जो भी मैंने काम करा, जो भी मैंने सोचा दिमाग में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैंने उसे लैंग्वेज में लिख दिया, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ भैया मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों ऐसा ही काम, ऐसे काम क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, अच्छा, BD इज योर लैडर, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन BDC दैट इज 60 डिग्री, ठीक है, टू फाइंड लेंथ ऑफ द लैडर एंड डिस्टेंस ऑफ लैडर फुट फ्रॉम द पोल, ठीक है। इन ट्रायंगल BCD, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD, BC अपॉन CD इक्वल टू tan थीटा, हमने पहले बेस फाइंड किया, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा, मतलब tan 60 डिग्री, दैट इज नथिंग बट √3। यस और नो, यस और नो, यस और नो। देखो, CD को इधर लेके √3 को इधर ले, मतलब 3.7 बाई √3, दैट इज 3.7, √3 की वैल्यू 1.73, दिस इज नथिंग बट 2.14। दिस इज योर डिस्टेंस ऑफ अ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। क्या इतनी बात क्लियर है? सर एक बात बताइए, आपने पिछले क्लासेस में इतने आसान आसान तरीके से समझाया, यहाँ इतनी जल्दी जल्दी क्यों भाग रहे हो, आपकी ट्रेन छूट रही है? मैंने बोला नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं है, इतनी जल्दी इसलिए कर लेना ताकि आपका दिमाग फास्ट हो, माइंड को आपको समय के साथ ग्रो करना है। जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पहले लेक्चर में स्टार्ट करा था, तो आप ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल अनजान थे, आपको ट्रिग्नोमेट्री का टी भी नहीं आता होगा, ऐसा हो सकता है, हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ रखा हो अपने ट्यूशन वगैरह में, क्लासेस वगैरह में, स्कूल में, जहाँ पे भी पढ़ रखा हो, ठीक है, पर आपको उतनी अच्छे से चीजें नहीं आती थी, मैं ये मान के चल रहा, तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता था, अभी भी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस तरीका थोड़ा फास्ट हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल इससे अवगत हो चुके हो अच्छे तरीके से, तो समझो ना, अब आप बुढ़ापा हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, तो बुढ़ापे में बिल्कुल फास्ट हो जाओ, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, ताकि पेपर में आपको चीजें जल्दी स्ट्राइक करनी चाहिए। जैसे चीजें मैं फास्टली कर रहा हूँ, ऐसे फास्टली पेपर में करोगे, तभी आपका मैथ्स का पेपर अच्छे से जाने वाला है। मैथ्स के पेपर में बहुत कम टाइम हो जाता है, मैंने कई बार देखा है, मेरा 10th क्लास का पेपर हो या 12th क्लास का पेपर हो या कॉलेज एग्जाम का पेपर हो, भाई मैथ में हर किसी का ना टाइम कम पड़ जाती है पेपर में, स्पीड की वजह से। वैसे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कभी, ठीक है, पर आपके साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत फास्टली काम करता था, और मैं यही चाहता हूँ कि जैसे मैं फास्ट था, आप भी फास्ट बनो मैथ में, ठीक है, बस यही रीजन है, इसलिए ये मत सोचना, इसलिए फास्ट आप करना सीखो। मैं इतनी पीपीटी क्यों बना के लाता हूँ भैया, मुझे एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम न लगे, एक्सप्लेन करने पता चले मैं एक एक लाइन लिखूंगा, लिखने बैठूंगा यहाँ पे, पता चलेगा आपका जो 10 मिनट में वीडियो में समझ में आना है, वो 40 मिनट में समझ में आ रहा है, क्योंकि लिखने में सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं पहले से ही लिख के ले आता हूँ, ताकि आप यहाँ पे लिखने में वेस्ट ना हो टाइम, ठीक है। तो देखो, आपका यहाँ, हाँ, क्या करते हैं, ठीक है, हमें tan थीटा पता था, दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर रख दिया 3.7, बेस है हमारा CD, दिस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, ओके। अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan 60 डिग्री विच इज √3, ठीक है, तो हमें बेस की वैल्यू पता चल जाएगी, 3.7 अपॉन √3, दैट इज 3.7 अपॉन 1.732 या 1.73 भी पे ही काम चल जाएगा, तो 2.14 हमारा आ गया।
दिस इज योर डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। ओके, अब एक चीज हमें फाइंड करनी थी लैडर की लेंथ है। हमें देखो परपेंडिकुलर पता है इस केस में, हाइपोटेन्यूस पता है, हमें क्या चाहिए, सॉरी परपेंडिकुलर पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू चाहिए। तो क्या मैं हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन कौन निकालता है, साइन थीटा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ साइन डी इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी, दिस इज योर बी सी और दिस इज अपॉन बी डी और दिस इज योर एंगल डी। तो साइन डी इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी। अच्छा जी, बी सी इज नथिंग बट 3.7, बी डी हमें नहीं पता, साइन 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू रूट 3/2, यस और नो। तो देखो बी डी इक्वल टू 3.7 इंटू 2/√3 विच इज इक्वल टू 4.28 मीटर लेंथ ऑफ लैडर। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितने लोग ऐसे हैं आप में से कि मैं जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और जब मैं ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस तरीके से, उतने में ही आप समझ जा रहे हो। अगर आप इस लेवल पे हो ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो और आपकी मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, अगर आप यहीं पे समझ जा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग लेट से समझ पा रहे हैं वो अच्छे नहीं है मैथ्स में, वो भी अच्छे हो सकते हैं, बस अपना लेवल बढ़ाइए, ठीक है। जरूरी है भाई, लेवल बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो ऐसा करते हैं यार, इस लेक्चर को यहीं पेंड करते हैं, काफी लंबा हो रहा है, ठीक है। बाकी चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो, आराम से बिल्कुल टाइम दे के अच्छे समझाऊंगा चैप्टर को। अभी तो ये बिल्कुल आसान आसान सवाल, इसलिए मैं जल्दी जल्दी भाग रहा। आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन, इतने लंबे क्वेश्चन आएंगे ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक भर जाएगी आपकी पीपीटी पूरे क्वेश्चन सही से। तो इसलिए टेंशन मत लो, ये आसान चीजें थी इसलिए मैंने अच्छे तरीके से और अच्छे से समझाया भाई, ऐसा ही नहीं है, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया। फिर भी कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट में बता दो यार, कमेंट बॉक्स इसीलिए के लिए तो है। बहुत जल्द मैं आपके लिए टेलीग्राम वगैरह चैनल बनाने वाला हूँ ताकि आप अपने डाउट पोस्ट कर पाओ वहाँ पे और अच्छे से चीजें पूछ पाओ, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप लोग ढंग से पढ़ाई करिए, चैनल को थोड़ा शेयर कर दो यार ताकि लोग अच्छे से पढ़ पाए, उनका भला हो पाए, मेरा भी थोड़ा भला हो जाए ठीक है, प्रमोशन थोड़ा कर देना चाहिए यार, खुद का ही कर रहा है, किसी और का थोड़ी कर रहा। ऐसा थोड़ी है कि निरमा वॉशिंग पाउडर आ जाओ उसका मैं प्रचार कर रहा कि हाँ भाई कर लो, मैं खुद का प्रमोशन कर रहा हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।